अच्छा, ये लास्ट हमने इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट किया था। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल एनर्जेटिक्स। तो ये छोटा सा चैप्टर है, कोई इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है पढ़ने वाली। बट ये है कि इम्पोर्टेंट है, पेपर में लाजमी आपको इसमें से कहीं ना कोई क्वेश्चन लाजमी मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो एनर्जेटिक्स को हम सिंपल अगर डिफाइन करें, केमिकल एनर्जेटिक्स जो है बेसिकली चैप्टर क्या है, दिस इज दी इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी दी एनर्जी चेंजेस, study the energy changes that take place during a chemical reaction, that take place during a chemical reaction. ठीक है, तो it is the study of energy changes that take place during a chemical reaction. किसी भी chemical reaction में जो भी एनर्जी चेंजेस आएंगे, यानी हम कहते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन अकर्स, तो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी चेंज, कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज लाजमी आएगा। आइदर एनर्जी विल बी रिलीज्ड और एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। तो पहली चीज तो आप ये ध्यान में रखें कि व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, whenever a chemical reaction occurs, there will be some energy change accompanying। ठीक है, यानी मतलब बेसिकली जब भी कोई केमिकल, हर केमिकल रिएक्शन के साथ कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज लाजमी एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आएगा तो एनर्जी चेंजेस आएंगे। अब एनर्जी चेंजेस सिंपल क्या होंगे कि आइदर एनर्जी वुड बी रिलीज्ड, आइदर एनर्जी विल बी रिलीज्ड और इट विल बी एब्जॉर्ब। ठीक है, तो या तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, अब रिलीज या एब्जॉर्ब इन व्हाट टर्म्स, सिंपली हम कहते हैं कि जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन है, यानी जो रिएक्टेंट्स हैं, सपोज ए रिएक्टिंग विद बी टू फॉर्म सी। ठीक है, तो अब ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये जो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, वी कॉल इट सिस्टम। ये सिंपल क्या है, दिस इज सिस्टम। ठीक है, एंड हमने ये चीज पहले ही पढ़ी है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या है, यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें दो चीजें हो रही होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड ब्रेकिंग, जो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे, एंड देन न्यू बॉन्ड्स विल फॉर्म सो दैट वी कैन गेट द प्रोडक्ट। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में मतलब आप कह लें कि दो प्रोसेस हैं जो लाजमी हो रहे होते हैं। उसमें से पहला प्रोसेस कौन सा है, बॉन्ड ब्रेकिंग, एंड दूसरा प्रोसेस कौन सा है, बॉन्ड मेकिंग। एंड बोथ दीज स्टेप्स दे हैव सम एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद देम। ठीक है, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग में भी कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज आ रहा होगा, और बॉन्ड फॉर्मिंग में भी जब बॉन्ड टूटेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज आएगा। क्या होगा, रिलीज होगा, एब्सॉर्ब होगा, वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। बट जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, व्हेन वी कन्वर्ट अ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, तो कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज आता है। तो अब ये जो रिएक्टेंट है आपके, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, सिस्टम का नाम दे दिया। बेसिकली एनर्जी चेंजेस को स्टडी करने के लिए ना, ये तो हम जस्ट सिंपल थोड़ा सा यहाँ पे रिएक्शंस के हवाले से बात कर रहे हैं, बट इसको अगर मैं थोड़ा सा लार्ज स्केल पर डिस्कस करूं, यानी जब भी हम किसी भी प्रोसेस में एनर्जी चेंजेस को स्टडी करते हैं, तो हम पूरी यूनिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और सराउंडिंग जो कुछ भी सिस्टम के अलावा, दैट इज सराउंडिंग। तो इस वक्त जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, जो रिएक्शन है, दैट इज आवर सिस्टम, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है, सिस्टम के अलावा जो कुछ भी है, दैट इज ऑल सराउंडिंग्स। ये सब क्या है, सराउंडिंग्स है। अब यहाँ पे दो ही काम हो सकते हैं, आइदर एनर्जी वुड बी रिलीज्ड फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग, यानी जब रिएक्शन होगा तो हम कहेंगे जो रिएक्टेंट्स हैं ये सराउंडिंग्स में एनर्जी रिलीज करेंगे। तो एक तो ये प्रोसेस हो सकता है कि आइदर एनर्जी विल बी रिलीज फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी किसमें, सराउंडिंग्स में। और इस किस्म के जो प्रोसेस होंगे, इस किस्म के जो केमिकल रिएक्शंस होंगे, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग। ठीक है, जैसे जिसको हमने ये एरो हेड से रिप्रेजेंट किया कि एनर्जी रिलीज हो रही है फ्रॉम सिस्टम। सिस्टम क्या है, ये रिएक्टेंट्स, ये रिएक्शन जो है ये सिस्टम है, तो एनर्जी वुड बी रिलीज फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग। सो इस किस्म के जो केमिकल रिएक्शंस हैं, दीज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, दे आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दो रिएक्शंस आगे चल के हम इसको डिफाइन करते हैं, फिलहाल जस्ट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड टू द सराउंडिंग, एनर्जी इज रिलीज, सिंपल आप कहते हैं एनर्जी इज रिलीज्ड, ऑब्वियसली कहाँ रिलीज होगी, सराउंडिंग्स में। तो दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड exothermic reaction. And if energy is absorbed by the system from the surroundings, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, अगर जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, then that type of chemical reaction is called endothermic reactions. ठीक है, तो बेस्ड ऑन एनर्जी वी क्लासिफाई केमिकल रिएक्शंस इनटू टू टाइप्स। ठीक है, हम रिएक्शंस को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, आइदर रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर और दे आर एंडोथर्मिक इन नेचर। रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होते हैं या एंडोथर्मिक होते हैं, या तो एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जी, यहाँ तक बेटा बात समझ में आ रही है? हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई जी सर। कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? ये जस्ट नहीं सिंपल सर, हमने क्लियर थोड़ा है सा सर। इसका इंट्रो लिया है। सर आ गई समझ में। सर आ गई सर। ठीक है जी, सबको क्लियर है? तो ये जस्ट सिंपल हमने थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दिया कि एक्सोथर्म मतलब एनर्जी चेंजेस, एनर्जेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो या तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो ये आपने इसको थोड़ा सा हमने इसको इंट्रोडक्शन ले लिया, अब प्रॉपरली हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बेसिकली क्या है, सिंपल हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज released, those chemical reactions in which energy is released to the surroundings, to the surroundings। वैसे आपको हर जगह मतलब दफा डेफिनेशन में सिस्टम और सराउंडिंग को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको यहाँ तक भी लिख देते हैं इन विच एनर्जी इज रिलीज, तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज कहाँ हो रही है, सराउंडिंग्स पे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट के बनने के अंदर अगर एनर्जी रिलीज होती है तो दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसमें जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ वुड वी नो कि दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सपोज आपने कोई रिएक्शन स्टार्ट किया एंड दे लास्ट के जी, आपको कैसे पता लगेगा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? तो हमें उसकी ऑब्जर्वेशन मालूम होनी चाहिए कि व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाउ वुड वी ऑब्जर्व, हाउ वुड वी नो कि जी दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन क्या है, सिंपली क्योंकि सराउंडिंग्स में एनर्जी जा रही है तो दैट मीन्स के सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिस जगह पे वो रिएक्शन हो रहा है उस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपल ये कह सकते हैं द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, temperature of surroundings will increase। ठीक, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंटेनर में आप रिएक्शन कर रहे हैं तो उस कंटेनर को अगर आप हाथ लगाएंगे तो वो कंटेनर आपको गर्म महसूस होगा क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है एंड दैट कंटेनर इज पार्ट ऑफ सराउंडिंग्स। तो कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर पानी में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा बिकॉज वाटर इज सराउंडिंग्स इन दिस केस। ठीक है, तो जो सॉल्वेंट होता है अगर किसी चीज में आप डिजोल्व कर करेंगे तो सॉल्वेंट also part is not a system, solvent is ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कि द टेम्परेचर ऑफ सराउंड्स विल इंक्रीज। अगर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बढ़ता है तो दिस मींस कि इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड टू द सराउंडिंग्स। और इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स विल इंक्रीज, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसकी सिंपल सी हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की जो सबसे सिंपल एग्जांपल्स हैं, लेट सपोज हमारे पास कोई कंबस्शन रिएक्शन है। ठीक है, कंबस्शन रिएक्शन क्या होता है कि व्हेन अ सब्सटेंस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो सपोज मीथेन है, सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये कंबस्शन रिएक्शन है। कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सो दिस इज
दिस रिएक्शन इज नोन एज कंबस्शन रिएक्शन। ये क्या कहलाता है? कंबस्शन रिएक्शन। यानी जो गाड़ियों में रिएक्शन, जो इनके अंदर जो रिएक्शन होता है, बेसिकली जो मीथेन है, ये बेसिकली क्या है? कंबस्शन रिएक्शन में जो भी चीज ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, दिस इज नोन एज फ्यूल। तो यहाँ पे फ्यूल क्या है? मीथेन। गाड़ी में पेट्रोल है, पेट्रोल भी यही हाइड्रोकार्बन है, वो आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिस भी सब्सटेंस को आप रिएक्ट कर रहे हैं एज अ विद ऑक्सीजन, ठीक है, दैट सब्सटेंस विल एक्ट एज फ्यूल। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है, इस टाइप के जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? दे आर नोन एज कंबस्शन रिएक्शन। ये कंबस्शन रिएक्शन कहलाता है, जिसमें कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से। आगे डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिलहाल जस्ट समझ ले। तो एक्सोथर्मिक मतलब कंबस्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल ये ध्यान में रखें, जब भी कंबस्शन करेंगे तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ हीट। फिर उस हीट को हम जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे फिर इंजन रन होता है। तो जस्ट सिंपल ये ध्यान में रखें कि कंबस्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिलहाल जस्ट आपको बताने का मकसद ये है कि आपको एक ध्यान में एक एग्जांपल आ जाए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल क्या है? कंबस्शन रिएक्शन। ठीक है, ऐसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है? मैं कोई प्रॉपर रिएक्शन नहीं लिखूंगा, सिंपल आप समझ लें कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, ये हम एसिड बेस में पढ़ेंगे। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहलाते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे ही आपके लिए रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन जो मतलब हमारा जो बॉडी का जो सांस लेने का अमल है, रेस्पायरेशन क्या है? कि ग्लूकोज, बॉडी फ्यूल क्या है? ग्लूकोज है, C6H12O6, it reacts with oxygen. So glucose reacts with oxygen to give carbon dioxide and water. So ये रिएक्शन क्या है? This is respiration, and respiration is, so respiration जो है ये basically chemical process है. So this is also an exothermic reaction. So combustion, neutralization, respiration. इसके अलावा rusting, लोहे का जंग लगना, रस्टिंग इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी हम मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स आ गए हैं आपके पास। अगर आपसे एग्जांपल्स पूछी जाए कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आप ये नाम लिख सकते हैं: कंबस्शन, न्यूट्रलाइजेशन, रेस्पायरेशन, रस्टिंग। दीज आर ऑल वेरी कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक बात? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। एनर्जेटिक्स पढ़ रहे हैं बेटा हन्नान, केमिकल एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, इसके बाद ये तो हमने सिंपल बात कर ली कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते क्या हैं, इसकी हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस कर ली। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा हमने इसकी डेप्थ में जाना है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। देखिए, होता क्या है कि जब आप मतलब सपोज मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लिखता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। सपोज हमारे पास यही CH4 है। ये चले हम एक आसान सी एग्जांपल लेते हैं। चलिए ये एग्जांपल ले लेते हैं, CH4। ये एक मॉलिक्यूल है CH4। ठीक है, इसको मैंने जरा बॉन्ड्स भी शो कर दिए। रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। ठीक है, दिस फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O। तो ये हमने बॉन्ड्स की फॉर्म में सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमने कंप्लीट, आप कह लें कि ईच एटम एंड ईच बॉन्ड जो है वो हमने शो कर दिया है। अच्छा, अब इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इसमें या किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि मतलब यहाँ पे दो स्टेप्स होते हैं, जैसे अभी हमने स्टार्ट में बात किया कि पहला स्टेप क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग। हर केमिकल रिएक्शन की स्टार्ट कहाँ से होती है? बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, तो यानी कि इनिशियली क्या होगा? ये जो बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक होंगे, C और H का बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड्स टूटेंगे, और फिर अगला स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? बॉन्ड मेकिंग। ठीक है, और इन दोनों स्टेप्स में कुछ ना कुछ एनर्जी चेंजेस आ रहे होते हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ एक मतलब इसको भी हम डिटेल में आगे चल के देखेंगे। अब एक और चीज समझे यहाँ पे कि जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्शन से पहले भी इनकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। ऑब्वियसली ये जो मीथेन मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। ये जो मीथेन मॉलिक्यूल है, सपोज हम किसी सिलेंडर में रिएक्शन कर रहे हैं। लेट से ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब इस सिलेंडर में हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल मौजूद है, CH4, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मौजूद है, और ये मॉलिक्यूल जो है दे आर मूविंग, they are roaming all around in this cylinder.
तो अब इसका मतलब इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो है ना, तो इनकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है। तो उस एनर्जी को सपोज हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। आपने सारों मतलब रिएक्ट दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी एनर्जी को सम करके हमने उस एनर्जी को क्या नाम दे दिया, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो रिएक्ट प्रोडक्ट्स की भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। और जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी होगी इसको हम नाम दे देते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आपने रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को जो है वो हमने नाम दे दिया। तो जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है इनको इसको हमने नाम दे दिया एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट की एनर्जी है इसको हमने नाम दे दिया एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम ये कहते हैं कि रिएक्टेंट्स व्हेन कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो प्रोडक्ट में तो ये कन्वर्ट हो रहे होते हैं, बट साथ साथ दे रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज वेल, ठीक है। ये कुछ ना कुछ, जैसे अभी हमने कहा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, दोस रिएक्शंस इन व्हिच एनर्जी इज रिलीज्ड। सो व्हेन इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में व्हेन रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स दे रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, और आप मतलब वो 7-8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो मतलब एनर्जी बिफोर द रिएक्शन, एनर्जी आफ्टर द रिएक्शन सेम होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। तो बिफोर द रिएक्शन जो भी एनर्जी है, आफ्टर द रिएक्शन भी वही एनर्जी होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो भी रिएक्टेंट्स की यहाँ पे एनर्जी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फाइनली भी आपको वही उतनी ही एनर्जी मिलनी चाहिए। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि इट कैन बी कन्वर्ट, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स की जो भी एनर्जी है, सपोज मैं कहता हूं कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी थी 200 जूल्स, जस्ट समझाने के लिए मैंने अपनी तरफ से एक वैल्यू अज्यूम कर ली कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी कितनी थी 200 जूल्स, एंड व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी हमारे सामने आई, बेटा एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, एक कॉल आ गई। अच्छा जी, तो लेट सपोज हमने कहा कि जी रिएक्टेंट्स की एनर्जी है कितनी 200 जूल्स, ठीक है, और प्रोडक्ट की एनर्जी वंस द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, तो मैं जस्ट अपनी तरफ से एक वैल्यू दे रहा हूँ कि जी प्रोडक्ट्स की एनर्जी आई 160 जूल्स। तो इसका मतलब रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की एनर्जी बराबर नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद एनर्जी बराबर होनी चाहिए। तो जो रिमेनिंग 40 जूल्स है वो कहाँ गई, दैट वुड बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये आपके जो 40 जूल्स हैं जो कि हीट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो गए। तो इसका मतलब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं उसमें सिंपल क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है, सम अमाउंट ऑफ दैट एनर्जी वुड बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो जाएगी या रिलीज हो जाएगी। तो कहने का मकसद सिंपल यहाँ पे ये है, ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की जो एक खास बात है कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी विल ऑलवेज बी लेस देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। इस सारी बात से जो चीज आपको यहाँ पे समझनी है वो ये कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स will be less as compared to energy of reactants, and the reason is कि सम अमाउंट ऑफ दैट एनर्जी, वो जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी थी उसका कुछ अमाउंट जो है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो गया। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट्स बनेंगी उसकी एनर्जी रिएक्टेंट के मुकाबले में कम होगी, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट वुड बी लेस एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? सर ये तो रिपीट कर देंगे हमको सर। मतलब सिंपल मैंने यहाँ पे ये बात की कि देखिए हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन क्या दी है, बताओ बेटा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की केमिकल डेफिनेशन रिएक्शन क्या इन है? व्हिच एनर्जी इज रिलीज इन द सराउंडिंग्स। एनर्जी रिलीज इन द सराउंडिंग। अब एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो हम खुद से तो नहीं ला रहे हैं ना, बेसिकली वो रिएक्टेंट्स की ही एनर्जी है, ठीक है। जब आपके पास रिएक्शन मतलब जब रिएक्शन हो, बेटा माइक अपना म्यूट कर लेना। जब रिएक्शन होगा, ठीक है, तो रिएक्शन के अंदर क्या है कि सिंपल रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्ट करेंगे, जब बॉन्ड्स टूटेंगे, ठीक है, और उसके बाद जब नए बॉन्ड्स बनेंगे, तो इस पूरे प्रोसेस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम कह रहे हैं कि सम अमाउंट ऑफ दैट एनर्जी, रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है, जो टोटल इंटरनल एनर्जी, जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे कहती कि 200 जूल्स, उसका कुछ हिस्सा जो है, उसका कुछ पोर्शन हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो रहा है। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
तो 200 जूल्स में से 40 जूल्स जो है वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो गया, और जो बाकी बचा उससे प्रोडक्ट्स बन गए। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है? 160 जूल। तो सिंपल बात यह होगी कि रिएक्टेंट की एनर्जी का कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में रिलीज होगा, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा उससे प्रोडक्ट्स बनेगी। तो इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी का कुछ पार्ट हीट एनर्जी में रिलीज हो रहा है। अब समझ में आई है बेटा बात? जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है? जी सर, क्लियर। ठीक है, तो सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से हमेशा कम होगी। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि स्टेबल कौन हुआ, प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स? रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होंगे या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होंगे? हाँ जी, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है जी, प्रोडक्ट की क्योंकि एनर्जी कम है, जितनी एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। एनर्जी जितनी ज्यादा होगी मूवमेंट उतनी, मतलब सिंपल आप ये चीज ध्यान में रखें कि अगर सपोज हमारे पास ये सिलेंडर है, इसमें जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, इन पार्टिकल्स की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उनकी मूवमेंट भी उतनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा मूव करेंगे। और जितना ज्यादा मूव करेंगे एनर्जेटिकली उतना कम स्टेबल होंगे। तो एनर्जी जितनी कम होगी मूवमेंट उतनी कम होगी, और मूवमेंट कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं दे आर एनर्जेटिकली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। ठीक है, द प्रोडक्ट्स formed in exothermic reactions are energetically more stable than reactants। ठीक है, और इसका मतलब कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन नेचर आर एक्सोथर्मिक। ठीक है, नेचर में मैंने आपसे लास्ट टाइम भी मतलब जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था तो वहाँ हमने स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की बात की थी। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन से होते हैं? जो ऑन देयर ओन हो जाते हैं, जिसके लिए हमें कुछ एनर्जी देनी नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं दे आर मोस्टली स्पॉन्टेनियस इन नेचर। ठीक है, नेचर में आपको जितने भी रिएक्शन होते हुए नजर आएंगे मोस्ट ऑफ देम आर एक्सोथर्मिक। जैसे आप यहाँ पे देखें, हमने बात की रस्टिंग की। रस्टिंग क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, and it is exothermic in nature as well. Energy release हो रही है, we are moving towards more stable product. Respiration natural process है, spontaneous reaction है, exothermic in nature है। न्यूट्रलाइजेशन, जब आप एसिड को बेस में ऐड करेंगे, आगे आप ए लेवल्स में आने वाले हैं, आप टाइट्रेशन की प्रैक्टिकल करेंगे तो ये रिएक्शन तो आप खुद देखेंगे कि जैसे ही आप एसिड को बेस में ऐड करेंगे आपको कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जो बीकर है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं आप, मोर स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, तो मतलब मोस्ट ऑफ दीज एग्जांपल्स दे आर, यानी जितनी भी हमने एग्जांपल्स की बात की है सबकी सब एक्सोथर्मिक है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर हैपनिंग इन नेचर ऑन देयर ओन। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तो नेचर में ज्यादातर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं दे आर एक्सोथर्मिक। और उसका रीजन क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हम मोर स्टेबल प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगी तो रिएक्शन खुद ब खुद होगा। समझ आ रही है बेटा बात? जी सर, आ रही है समझ। ठीक है जी, तो ये सिंपल ध्यान में रखें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं दे आर, जब भी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो मोर एनर्जी वुड बी रिलीज, और क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है दैट मींस प्रोडक्ट वुड बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट के मुकाबले में कम होगी। दैट मींस के जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर एनर्जेटिकली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। तो ये चीज आपको सिंपल ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, तो ये हमने थोड़ा सा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन ले लिया। इसमें जो सबसे काम की बात थी वो ये आपको ध्यान में रखनी है कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट्स की एनर्जी से कम होती है। एनर्जी रिलीज हो रही है, कहाँ रिलीज हो रही है? सराउंडिंग्स में। और इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग विल राइज। जैसे सपोज अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं, लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। सो अगर आप ये केमिकल रिएक्शन करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बीकर है,
ठीक है। और इसमें आपने एसिड और बेस ऐड किए, सपोज दिस इज एसिड और आपने इसमें बेस भी ऐड किया, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड, HCl भी एक्वस होगा, NaOH भी एक्वस होगा। ठीक है। और आपने बिफोर एडिंग एसिड, ठीक है, आपने एसिड ऐड करने से पहले जो है वो इसका टेम्परेचर लिया। लेट्स से इसमें थर्मामीटर भी रखा, ठीक है। तो अब अगर आपके पास इस किस्म के क्वेश्चन पेपर में अक्सर आएंगे कि बिफोर एडिंग एसिड, सपोज हमारे पास पहले बेस थी और बेस में हम एसिड ऐड कर रहे हैं, तो बिफोर एडिंग एसिड, लेट से आपने टेम्परेचर नोट किया, दैट वाज 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर था। देन फिर आपने बेस ऐड की, प्रोसेस स्टिर किया, और अगेन आपने टेम्परेचर नोट किया। ठीक है। तो आफ्टर एडिंग एसिड, अब जो आप टेम्परेचर नोट किए, तो दिस टाइम टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर आया दैट वाज 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 25। फाइनल टेम्परेचर राइज कितना आया? 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दे वुड आस्क के जी व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस। तो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इनिशियल टेम्परेचर 25 था, फाइनल टेम्परेचर 28 है, दैट मीन्स कि दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, किसका इंक्रीज हुआ है? सराउंडिंग्स का। अब आप कहें जी थर्मामीटर तो एसिड और इसमें डिप है, तो बेसिकली जो आप टेम्परेचर नोट कर रहे हैं वो वाटर का नोट कर रहे हैं, क्योंकि मेन जो आपके पास यहाँ पे सब्सटेंस बीकर के अंदर जो चीज मौजूद है दैट इज वाटर। अगर हम एसिड और बेस के मॉलिक्यूल्स को वाटर के साथ कंपेयर करें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, तो जो थर्मामीटर के साथ बार बार मॉलिक्यूल्स आके कोलाइड कर रहे होंगे वो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आप जो टेम्परेचर नोट करते हैं हमेशा सॉल्वेंट का टेम्परेचर नोट करते हैं, याद रखिएगा। और सॉल्वेंट को मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि सॉल्वेंट इज द पार्ट ऑफ सराउंडिंग्स। ठीक है। तो जब आप सोल्यूशन का टेम्परेचर नोट करेंगे तो बेसिकली आप सराउंडिंग्स का टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। ठीक है। सिस्टम का टेम्परेचर आप नोट नहीं कर सकते। समझ आ रही बेटा ये बात? क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें पेपर में ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ जी, क्लियर है ये? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब आप सोल्यूशन का टेम्परेचर नोट करेंगे और सोल्यूशन का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि सोल्यूशन में मेन जो आप कह लें कि मेजर जो अमाउंट है वो किसका है? वाटर का है। एंड वाटर इज द पार्ट ऑफ सराउंडिंग्स। तो आप सराउंडिंग्स का टेम्परेचर नोट करते हैं, कभी भी आप सिस्टम का टेम्परेचर नोट नहीं करते। क्लियर है बेटा ये बात? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है जी। तो ये हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात कर ली है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम जरा डिस्क्राइब करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस को, कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम इनकी कुछ डायग्राम्स हैं वो फिर देखेंगे। फिलहाल एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है जी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली क्या है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग्स बाय द सिस्टम। ठीक है। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन in which energy is absorbed from the surroundings। ठीक है। तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सराउंडिंग से एनर्जी एब्सॉर्ब हो, तो दैट केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और कौन एब्सॉर्ब कर रहा है? सिस्टम एब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन क्या होगी अगर हमसे ऑब्जर्वेशन पूछी जाए? तो क्योंकि सराउंडिंग से, यानी सपोज ये आपका केमिकल रिएक्शन जो है वो इस बीकर के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है और सराउंडिंग से टेम्परेचर एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब हो रही है, सराउंडिंग से एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, तो इसका मतलब जो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है वो गिर जाएगा। तो इसकी सिंपल ऑब्जर्वेशन क्या है कि द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग विल डिक्रीज। तो इस केस में जो आपका सॉल्वेंट होगा उसका टेम्परेचर गिरेगा। यानी सपोज अगर मैं मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, लेट सपोज हमारे पास ये बीकर है और इस बीकर में वाटर मौजूद है। ठीक है। आपने वाटर का टेम्परेचर नोट किया, वाटर में आपने थर्मामीटर रखा
और वाटर का टेम्परेचर आपने नोट कर लिया। लेट्स से इनिशियल टेम्परेचर आया अगेन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हमने वाटर के अंदर ऐड किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमने पानी में ऐड किया, और जैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने पानी में ऐड किया इट गेट डिसॉल्व, ये डिसॉल्व होगा। और जब डिसॉल्व हुआ तो हमने फाइनल टेम्परेचर नोट किया, यानी कि जो चेंज इन टेम्परेचर आया, जो फाइनल टेम्परेचर आया, लेट्स सपोज दिस वाज 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो वंस अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर, द टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेस, 25 से 21 हो गया। मतलब ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, व्हेन इट वाज डिसॉल्विंग इन वाटर, इट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम वाटर। इसने पानी से एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो पानी का टेम्परेचर गिर गया। मतलब पानी क्या था इस केस में? सराउंडिंग। तो इसने सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब की, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर गिर गया। दैट मीन्स दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस की ऑब्जर्वेशन क्या है कि द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग विल डिक्रीज, सराउंडिंग का टेम्परेचर गिरेगा, कम हो जाएगा। समझ आ रही बेटा? तो सराउंडिंग्स जो है वो ठंडी हो जाएंगी। क्लियर है ये? जी सर, क्लियर है सर। ठीक है जी। सर तो अब क्लियर। एंडोथर्मिक रिएक्शंस की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें एक एग्जांपल तो हम पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में, दैट वाज रिएक्शंस हैपनिंग इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में जो रिएक्शंस होते हैं उसके लिए आपको क्या करने पड़ता है? एनर्जी देनी पड़ती है। आप बैटरी का स्विच ऑन करते हैं तभी केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, यही पढ़ा था हमने कि बैटरी का स्विच ऑन करेंगे, ये हमारे पास सेल था, इसमें ये इलेक्ट्रोड्स थे, और इलेक्ट्रोड्स जो है देवर कनेक्टेड विद द बैटरी, बैटरी के साथ कनेक्टेड थे। और जब आप बैटरी का स्विच ऑन करते हैं तो फिर जो सोल्यूशन में मौजूद पॉजिटिव आइंस हैं वो इस तरफ जाते हैं, जो नेगेटिव आइंस हैं वो इस तरफ जाते हैं। सो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में जो रिएक्शन हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। सिंपल आप यूं भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऐसे ही थर्मल डिकम्पोजिशन, किसी सब्सटेंस को आपने ब्रेक करना हो बाय हीटिंग, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको डिकम्पोज करना है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए भी हमें क्या रिक्वायर्ड होगा? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दिस थर्मल डिकम्पोजिशन अकर्स व्हेन वी प्रोवाइड हीट। तो थर्मल डिकम्पोजिशन यानी जैसे ही आप हीट देना बंद करेंगे ये डिकम्पोजिशन रुक जाएगी। So this is an endothermic process. It requires energy from the surrounding. आप इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस, अब एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इलेक्ट्रोलिसिस में करंट की फॉर्म में है, थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट की फॉर्म में। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस का जो पहला स्टेप है, यानी जब आप कह लें कि जो प्लांट्स सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस ओवरऑल हम बात नहीं कर रहे, बट फोटोसिंथेसिस का जो पहला स्टेप है जिसमें सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, तो दैट इज ऑल्सो एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये जस्ट कुछ एग्जांपल्स आ गए हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। अच्छा, अब जरा हम बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? प्रोडक्ट में। ठीक है, बट यहाँ पे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने पढ़ा कि इट जो मतलब आप कह लें कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। तो इसका मतलब इफ आई वांट टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, these reactants have to absorb energy, इनको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। सो इसका मतलब यहाँ पे आप रिएक्टेंट्स को एनर्जी दे रहे हैं, तो इसका मतलब रिएक्टेंट और जो एनर्जी आप, जो एक्सटर्नल एनर्जी जो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, अगेन हम वैसी एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से रिएक्टेंट्स की एनर्जी है 160 जूल्स। ठीक है, और आपने एनर्जी प्रोवाइड की इसको 40 जूल्स, देन इट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी? 200 जूल्स। तो इसका मतलब इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज हायर एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी एनर्जी देनी पड़ रही है आपको, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट is higher than energy of reactants. प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा होती है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में।
तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स आर एनर्जेटिकली लेस स्टेबल। इसीलिए जैसे ही आप एनर्जी देना बंद करेंगे प्रोसेस रुक जाएगा, एनर्जेटिकली लेस स्टेबल। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आई है सबको? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं, एक्सोथर्मिक की एग्जांपल, एंडोथर्मिक की एग्जांपल, और एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तक जो भी हमने बात की है सबको क्लियर है?